ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक विषय पर बातचीत करेंगे, परिचर्चा करेंगे। और विषय है जीएसटी में राहत किसको कितनी। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 में लाल किले से जब भाषण दे रहे थे स्वतंत्रता दिवस का, तो उन्होंने कहा था कि हम दिवाली तक बड़े राहत की घोषणा करेंगे जीएसटी में, उससे आम लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसी बात कही थी। उसके बाद 21 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने घोषित किया कि जो 4 स्लैब थे, जीएसटी के 4 स्लैब थे, उनमें 2 स्लैब को हटा दिया गया है, 12% और 28%। इस 2 स्लैब इनको हटा दिया गया है। अब बाकी 2 स्लैब रहेंगे 5% और 18% के। अब बाकी ये 2 स्लैब हटा दिया गया है कि इससे वित्त मंत्रालय ने कहा कि हमको पूरी उम्मीद है कि इससे चीज़ों के दाम घटेंगे, आवश्यक चीज़ों के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी और 90% वस्तुओं के दाम सस्ते हो जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्रालय का कहना है। अब सवाल ये उठता है, सन 2017 में जब ये जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई को, उस वक्त ये 4 स्लैब बनाए गए थे। उस वक्त भी अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा था कि आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए इसको, आप इसको 2 स्लैब ही रखिए, 4 स्लैब मत करिए। लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उस वक्त बात नहीं की और 4 स्लैब लागू हुए। माने इन 8 वर्षों में बढ़े हुए ये जो 4 स्लैब के हिसाब से जीएसटी वसूल किया गया। अब उसमें एक सवाल ये भी आता है कि जब ये 2 स्लैब हटा दिए गए हैं और तो नेचुरली जो जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है एक स्वाभाविक है, उससे कम होगा। अभी तक काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो रहा था, अब कम हो जाएगा। ये जो कम आएगा, हमारी रेवेन्यू जब कम होगी भारत सरकार की, तो उसका मेकअप कैसे करेगी? क्या कहीं और दूसरी जगह टैक्स तो नहीं लगाएगी? ये एक आशंकाएं भी है। ये सरकार ने अभी तक बताया नहीं है कि हम ये इसका जो नुकसान होगा वैसे भरपाई कैसे की जाएगी। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो जीएसटी पे राहत मिली है किसको कितनी मिली है, और ये जो नया सवाल हमने जो आपके सामने रखा कि फिर उसकी कंपनसेशन कैसे होगा, चीज़ों महंगाई कैसे कम कीजिए, इस पर भी सरकार को बताना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि फिर कोई नया टैक्स लगा दे वो। इस पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में कई विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा दूँ। दाहिने बैठे श्री विनोद अग्रवाल जी। वैसे ये विनोद पॉजिटिव फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और श्री शिक्षा यत्न फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके पास ही बैठे श्री मुकेश पारिक, कोटी जो चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज है, उसमें ये शर्टिंग शूटिंग यानी फैब्रिक के जो उसका जो ग्रुप है उसका चेयरमैन है। और के पास बैठी हैं श्रीमती सोनू जैन, जो पूरी भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन रही हैं। तो ये हमारे तीनों अभी उपस्थित हैं। हम शुरुआत करेंगे श्री विनोद अग्रवाल जी से। विनोद अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आप बहुत चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो ये जो राहत मिली है इससे किसको लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, और इससे जो नुकसान होगा, रेवेन्यू जो कम होगी, जाहिर है उसकी रेवेन्यू कम होगी, तो हम उसकी भरपाई कैसे करेंगे, जिस पर गवर्नमेंट ने अभी कुछ कहा नहीं है। तो एक आशंका है कि ऐसा तो नहीं कि इधर से आपने लिया और उधर कहीं देना पड़ा। इन सब पर आप क्या बोलना चाहेंगे श्री विनोद अग्रवाल? ताजा टीवी के दर्शकों को नमस्कार। नेहरू जी ने ठीक ही कहा है कि जो जीएसटी का जो अभी ये प्रपोजल आया है ये बहुत ही सामयिक है और पूरा देश की जो आम जनता है बड़े ही आस्था और उम्मीद के साथ में इस बदलाव की प्रतीक्षा कर रही है। जीएसटी का जो पूरा है गुड्स सर्विस टैक्स, जो गुड्स हम परचेज करते हैं उस पर टैक्स देना पड़ता है, सर्विस जो भी ली जाती है उस पर टैक्स देना पड़ता है। पहले अलग कई तरह के टैक्स थे, सेल टैक्स थे, सर्विस टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी थी, उन सबको मिलाकर ये जीएसटी लाया गया है। जिस समय जीएसटी लाया गया था उसमें मुझे याद है कि वित्त मंत्री ने कहा था कि वक्त का तकाजा है, तूफानों से जूझे हम, कब तक चलेंगे साहिल के किनारे किनारे। इकोनॉमी को एक मजबूत स्थिति में ले आने के लिए विभिन्न टैक्सों को हटाकर ये जीएसटी लाया गया था। इसका एक नाम ये भी कहा गया था कि ये गुड मतलब अच्छा और सिंपल टैक्स होगा। इसमें करदाताओं को, आम आदमी को, व्यापारी को
बहुत सहूलियत मिलेगी। लेकिन देखा गया है कि आज इसको आए करीब 8 साल हो गया है, कॉम्प्लिकेशन बहुत से बड़े हैं, वो एक अलग स्थिति है। टैक्स के बारे में ये कहा गया है कि जैसे मधुमक्खी फूलों से पराग निकालती है, इन फूलों का सौंदर्य या उसकी खुशबू कम नहीं होती है। सूरज पृथ्वी से, सागर से, नदी से जल लेते हैं, उसको बादल के द्वारा, बरसात के द्वारा वापस धरती पर दे देता है, जिससे कि लोगों को राहत मिलती है। तो टैक्स का भी एक यही कंसेप्ट है कि आप टैक्स लीजिए, इतना लीजिए और ऐसे लीजिए कि देने वाले को दर्द महसूस नहीं हो। उस टैक्स का उपयोग आधारभूत आवश्यकताओं में, समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, सुविधा देने में अगर उपयोग होता है तो टैक्स देने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब यह बात है कि जो प्रपोजल आ रहा है उसमें किसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे ज़रूरी यह बात है कि जो अभी टैक्स 18% के हैं उनके ऊपर में 5% हो जाएगा। खाने पीने के सामान हैं, फुटवेयर है, कपड़े हैं, घी वगैरह है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसपे भी 18% टैक्स लग रहा है, उस पर 5% टैक्स लगेगा। दूसरे, आज हमको हर चीज़ में हमको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कोई मेडिक्लेम लेते हैं, कोई मेडिकल इक्विपमेंट लेते हैं, उसमें भी 18% टैक्स लग रहा है। उन सबको 5% में लाने की प्रपोजल दिया जा रहा है। और वास्तव में एक कॉमन मैन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही स्वागत करने लायक कदम है। पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों इतना समय लिया इस चीज़ को समझने में, उनकी अपनी मजबूरी होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे वास्तव में महंगाई कम होगी कि नहीं होगी वो तो देखा जाएगा। इन कर जो कॉमन मैन है उसको राहत जरूर होगी। दूसरी बात जो नेवर जी ने कहा कि अगर टैक्स रेट कम हो जाती है, जीएसटी रेट कम हो जाती है तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, ये कैसे भरपाई होगा। तो नेवर जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखा गया जब जब टैक्स का रेट कम किया जाता है कलेक्शन बढ़ता है। हमको याद है 1985 के आसपास में इनकम टैक्स रेट 80% 90% थी, जैसे जैसे टैक्स रेट कम की गई कलेक्शन बढ़ता गया। तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि टैक्स रेट कम होने से कलेक्शन हमारा कम हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। डाटा इसका है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में देखा गया है कि जब जब टैक्स रेट कम की गई है उसका कंप्लायंस बढ़ता है और कलेक्शन बढ़ता है। तो ये हमको चिंता करने का विषय नहीं है। सवाल ये कि जो इम्प्लीमेंट होगा, जो जीएसटी रेट कम होगी, उसका लाभ जो मैन्युफैक्चरर है या जो व्यापारी है वो अपने में नहीं समेट ले, उसको कस्टमर को, आम जनता को ट्रांसफर करने से ही उसका वास्तविक लाभ होगा। अभी श्री विनोद अग्रवाल जी ने हमारे सामने कई बातें रखी, महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने कहा कि जब ये जीएसटी लागू हुआ था तब कहा गया था, दावा किया गया था कि अब जो बहुत तरह के टैक्सेस हैं वो नहीं लागू करके अब एक टैक्स हो जाएगा, मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा, लोगों को 10 तरह के टैक्स नहीं लगने लगेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ये जो है टैक्स जो है इससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन वो टैक्स अभी भी बहुत से टैक्स हैं, एकमात्र टैक्स नहीं है। इस सरकार ने इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक बात को जो हमने चिंता व्यक्त की थी कि जो इससे टैक्स की कमी हो जाएगी, भले ही लोगों को राहत मिले, उसको कंपेंसेशन कैसे करेंगे, क्या कहीं दूसरा जगह तो टैक्स नहीं लगाएंगे। उनका ये कहना विनोद जी का कि ऐसे इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब टैक्स में कमी हुई है कलेक्शन ज़्यादा बढ़ा है। उनका कहने का अर्थ है कि टैक्स का जैसे ये स्लैब जो कम किया गया है इससे कलेक्शन और बढ़ेगा, रेवेन्यू आएगी, इसलिए ऐसी कुछ चिंता की बात नहीं है, उसमें कंपेंसेशन हो जाएगा, ये कहना है श्री विनोद अग्रवाल का। तो इस प्रकार हमने इनसे बात की। अब हम बात करेंगे श्री मुकेश पारिक से, जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कोटी यानी चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के शर्टिंग के हैं, यानी कपड़े के व्यापारी हैं। कपड़े वाले जीएसटी से बहुत परेशान रहते थे। कपड़े वालों ने जीएसटी बारे में कई मुखालफी की थी और कई बार, क्योंकि कपड़े का छोटी सी दुकान से लेकर के कपड़े के बड़े व्यापारी हैं। तो हम मुकेश पारिक से चाहेंगे कि आप बताइए कि जो कपड़े के जो लोग हैं, विभिन्न तरह के जो लोग, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, छोटा दुकानदार, एक छोटी सी दुकान भी चलाता है, एक बड़ा शॉप भी होती है, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस टैक्स स्लैब का? सर्वप्रथम मैं ताज़ा टीवी के दर्शक एवं विश्वम्भर जी नेवर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने यहाँ ये मौका दिया। अब बात है जीएसटी के ऊपर चर्चा करने की। कपड़े के मार्केट में हम लोग तीन स्लैब में हम लोगों का टैक्स आता है, 5%, 12% और 18%। 18% यान पर होता है,
कुछ 12% यार्न पर भी होता है, 5% फैब्रिक्स पे होता है, और 999 से ऊपर की जितने भी शर्ट्स फैब्रिक्स मेडअप्स रहते हैं उस पर 12% का टैक्स जीएसटी लगाया जाता है। अब गवर्नमेंट ने अभी नया नियम 5%, 12%, 5%, 12% और 18%। 18% जो है वो यान पर 12 और 18% यान पर है। पॉलिएस्टर यान पर 12% है और कॉटन यान पर 18% है। इस प्रकार से जीएसटी कलेक्शन किया जाता है। अब इसमें क्या है, रॉ मटेरियल पर 18% और 12% और 18% है, और उससे जो बना हुआ कपड़ा है उस पर 5% है। उसके बाद वो वापस ट्रांसफॉर्म होता है, शर्ट रिफॉर्म होता है शर्ट के रूप में, उसमें 999 से ऊपर जाते हैं तो 12% है। इस प्रकार से हम लोग इसमें उलझ गए। रॉ मटेरियल पर ज़्यादा जीएसटी लगती है, फैब्रिक्स पर कम जीएसटी लगती है, और इस प्रकार से हम लोग इसमें इतने बुरी तरह से उलझ गए कि हम लोग इसको सही तरीके से संभाल नहीं पाए। 3 से 4 साल लगा किस प्रकार से हम लोग इस उलझन से बाहर आए। काफ़ी जीएसटी काउंसिल से फिर हम लोगों ने जीएसटी के जो पदाधिकारी उनको भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया, और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों के इसके ऊपर हम लोग बहुत ही शीघ्र कदम उठाएंगे, लेकिन कोई कदम ऐसा उठा नहीं। आज अभी पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने दीपावली तोहफा के हिसाब से कहा कि भाई हम एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जब टैक्स लगा और उस समय 8 साल तक हम लोग इससे जूझते रहे, अब टैक्स लगाने के बाद में 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो चुकी, जिसमें इतनी बार बातें हुई कि हमें ये करना है वो करना है, और अब अचानक इस प्रकार से ये क्यों ये बदलाव की बातें आ रही है। इसका सबसे बड़ा बात है कि आज की डेट में हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई है, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और ये आगे बढ़ने के लिए मोदी जी ने और हमारे इकोनॉमिस्ट ने देखा कि जिस प्रकार से टैक्स का बर्डन आम जनता पर लाया जा रहा है, इसको किसी न किसी रूप में हमें राहत देनी चाहिए। 22 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन आज की डेट में है जो आम जनता से लिया जाता है। इस प्रकार के टैक्स आगे किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे टैक्स का कलेक्शन नहीं होता था। निसंदेह इस टैक्स से भारत के उत्थान में बहुत फायदे हुए हैं, हमारे जन कल्याण में काफ़ी रुपये काम में आए हैं, लेकिन आम जनता के पॉकेट खाली हो चुके हैं। आम जनता त्राही त्राही मचा रही है, इतनी महंगाई है, किसी भी प्रकार से महंगाई कम नहीं हो रही है। जबकि जीएसटी आया था उस समय ये बात हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि अन्य कर जो है वो कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे और जीएसटी से चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन लोग मैंने गवर्नमेंट की तरफ से 5, 12, 18 और 28 की जो दरें 1300 उत्पादन पर लगती है, 1300 आइटम्स पे लगती है, और 500 सर्विस के ऊपर लगती है। 500 ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर इस प्रकार से ये इतना टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। इतने बड़े टैक्स का कलेक्शन यदि जब इस तरह से यदि अचानक हम लोग यदि करते हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहूँगा, 18% की जो टैक्स की जो स्लैब है वो क्या, जैसा भाई साहब ने कहा कि ये 5% में आ जाएगा, मुझे उसमें संदेह है कि 18% का जो स्लैब है वो 5% में नहीं आएगा। 18 का क्या गवर्नमेंट क्या कोई नया कदम उठाएगी या कोई नया स्लैब लाएगी, 5 का ये 8 करेंगे। इस प्रकार से हमें इस तरह से सूचना मिली है कि हम लोग 5 को बढ़ा करके 8 भी कर सकते हैं और 5 में भी रह सकते हैं, लेकिन 18 का क्या 5 होगा, ये सचमुच ये चिंता की बात है। ऐसा यदि होता है तो बहुत बड़ा सराहनीय कदम होगा। दूसरा, नेवर जी ने जैसे कहा कि भाई कितना घाटा होगा, राजस्व का करीबन 85,000 करोड़ का घाटा होगा। जीएसटी के इस बदलाव से 85,000 करोड़ का घाटा होगा, और ये यदि जीएसटी इंप्लीमेंट होता है तो 1,90,000 करोड़ का मार्केट में पैसा मैंने खरीदी होगी ग्राहकों के द्वारा, क्योंकि जैसी ही चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग चीज़ें मार्केट में खरीदेंगे, क्यों, और सस्ता होने से लोग इसमें इस तरह से बाज़ार में रुपये आएंगे और चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बिकेंगी और चीज़ें सस्ती होंगी और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हम जो कहते हैं कि भाई किस प्रकार से मेकअप होगा, हमारा यदि प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमें टैक्स कलेक्शन भी अच्छा होगा, और ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसमें सरकार को नकेल रखनी पड़ेगी कि किसी भी प्रकार से, हमेशा हमने देखा है कि यदि सरकार यदि टैक्स कम करती है तो ये क्या है, बिचौलिए या उत्पादक करता है, उस
उस लाभ को ले लेते हैं। ये आम जनता तक नहीं जाता है। सरकार को पैनी नज़र रखनी पड़ेगी कि ये किसी भी प्रकार से आम जनता को इसका लाभ मिले ताकि चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़े। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, अमेरिका का टैरिफ का जो वातावरण बना है, उसके लिए भी हमारी सरकार को सोचना पड़ा है कि हम आत्मनिर्भर बने, और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर इन्होंने बहुत जोर दिया है। ये अमेरिकन टैरिफ के कारण हमें इसका बहुत बढ़ावा मिला है। हम धन्यवाद देंगे अमेरिका की ट्रम्प सरकार को कि हम सोए हुए थे, हम लोगों को उन्होंने जगा दिया और अब हम मेड इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। धन्यवाद। श्री मुकेश पारेख ने कई बातें हमें सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये अच्छा कदम है, लेकिन इतने साल इतनी देरी क्यों की, इतना बड़ा नुकसान हुआ ट्रेड पर, बहुत हम जो उलझे हुए थे 5%, 12%, 18% इतने उलझे हुए थे, अब जाकर के जो चीज़ हुई है, इतना बड़ा नुकसान, कपड़ा का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने ये कहा 55 GST की मीटिंग हो चुकी है, हर जगह हम बोलते थे, अब जाके गवर्नमेंट ने समझा, वो इसलिए कि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी है, अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने आम जनता में बहुत तकलीफ है, महंगाई की भी तकलीफ है, इसलिए जाकर के अब जाकर के देर से दुरुस्त, देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट ने किया, और इससे 85,000 करोड़ रुपए का घाटा अवश्य होगा। लेकिन उनका कि GST का बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगी और हमारा कलेक्शन बढ़ेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन जो टैरिफ का जो एक बहुत बड़ा प्रकोप दिखाया, उससे मैंने हमको एक डिस्गाइज में, उसने तो जो भी किया था, लेकिन उससे हमको एक फ़ायदा ये हुआ कि अब हम स्वावलंबन को बहुत गंभीरता से हम ले रहे हैं, और स्वावलंबी अगर बनता है तो देश की पूरी उन्नति होगी, ऐसा कहना श्री पारेख जी का। इस प्रकार हमने विनोद अग्रवाल जी से बात की, मुकेश पारेख से बात की। इसके पश्चात हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं GST में राहत किसको कितनी, और ब्रेक में जाने के पहले श्री मुकेश पारेख जो कपड़े के व्यापारी हैं, कोटी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने, उसके पहले श्री विनोद अग्रवाल ने कई बातें हमारे सामने रखी। दोनों ने कई बातें अच्छी रखी, लेकिन सबका उनका ये कहना था कि ये जो हमको चिंता हो रही है कि जो कलेक्शन कम हो जाएगा, इससे ये चिंता वास्तविक नहीं है, क्योंकि जब टैक्स कम हुए हैं, कलेक्शंस बढ़े हैं, इसलिए उसको कुछ चिंता हुआ। लेकिन दोनों ने कहा कि सरकार ने इतने समय लगा दिया, इतनी चेष्टा करके, इतना हम लोगों ने बात की, डिमांड की, गवर्नमेंट ने नहीं किया, और अब जो इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है, तब जाकर के किया। चलिए देर आए दुरुस्त आए, इसका लाभ मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं, हमारे बीच में अभी जुड़े हैं श्री विश्वनाथ अग्रवाल, जो पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी पूरे जो फूड स्टफ जो है उनका कंप्लीटली जो व्यापार है उसका कंट्रोल करता है पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अभी हमारे दो प्रतिभागी बता चुके हैं कि जो टैक्स जो हुआ है बहुत देर से हुआ है, राहत मिली है, लेकिन चलिए जब भी मिली फ़ायदा हुआ है। और हमारी जो आशंका थी कि इससे जो कम होगा, जो रेवेन्यू कम होगी, जो टैक्स काफ़ी लैब कम हो गया, उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई इसलिए हो जाएगी, कलेक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा होता है, इन हमारे प्रतिभागियों ने कहा। विश्वनाथ जी, आप चूँकि फूड स्टफ से जुड़े हुए हैं, और फूड स्टफ तो आम आदमी की चीज़ है, कपड़े से ज़्यादा आम आदमी की चीज़ है, खाना पहले चाहिए, कपड़ा उसके बाद नंबर आता है। तो फूड मार्केट ने इस सारे जो GST में जो राहत मिली है उसको किस रूप में लिया है, और क्या उनके लोगों का सोचना है? हम लोगों के मार्केट में तेल में और चीनी में 5% था, दाल में नहीं था, अभी भी वही रहेगा, 5% से कम तो होगा नहीं। तो ऐसी राहत वाली कोई बात नहीं, जिस पहले थे वैसे आज है। पहली बात, जहाँ तक कलेक्शन का सवाल है, कोई कारण ही नहीं बनता कि कलेक्शन कम होगा। कलेक्शन रेवेन्यू ये शुरुआत हुआ था 60-70 लाख से, न कितने से लाख से चालू हुआ था, और अभी 2 लाख करोड़ इकट्ठा होता है। ये कलेक्शन कुछ कम नहीं होगा। हम लोग की जो बेसिक प्रॉब्लम है मध्यम श्रेणी बिजनेसमैन की, वो ये है कि हम GST अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट उसको माल बेचते हैं, और वो किसी कारण से टैक्स जमा नहीं दिया GST का, तो उसका लाग जो पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है उसके ऊपर डबल लाग है। और कई हाईकोर्टों के ऑलरेडी निर्णय इसके सर्वसम्मत हो चुका है कि ये नहीं लेना चाहिए, अनजस्टिफाइड है।
जो पेमेंट कर चुका है एक बार जीएसटी का और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, आप उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस करिए, जो करना हो करिए, उन्हें जमा दिया है तो। लेकिन जो दे चुका है उसको दोबारा से आप देने के लिए क्यों बाध्य करते हैं? एक तो ये बात है। और जीएसटी वाले को जो माल बेचते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या ये नई चालू हो गई है साइबर क्राइम की। कोई आदमी झमेला कहीं किया, हमने जीएसटी वाले को माल बेचा, जीएसटी वाले से पेमेंट लिया, सब कुछ लिया, हमारा अकाउंट हेल्ड अप हो गया। ये इस तरीके की जो समस्याएं, इन समस्याओं से निदान मिलना चाहिए। वैसे ही छोटा व्यापारी तो एकदम परेशान है। जीएसटी रेट तो अलग चीज है। एक ग्राम अंचल में छोटी सी दुकान कर रखा है, वो सब सामग्री बेचता है, कुछ जीएसटी की है, कुछ बिना जीएसटी की है, वो पागल की तरह बेचारा घूमता है। उसकी दैनंदिन इनकम इतनी नहीं है कि वो 20-25 हजार 30 हजार रुपये में एक तो एम्प्लॉय रखे जो उसका कंप्यूटर में कभी फॉर्म नंबर ये, कभी फॉर्म नंबर वो सब जमा करते रहे। ये तो बड़ी समस्या है उनकी जान को। लेकिन अब जो कुछ भी है उसको समझ रहे, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज है। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, और कैट के तरफ से भी लिखा है, वो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन का, उस बंगाल यूनिट का मैं चेयरमैन भी हूँ, उसकी तरफ से भी मैंने लिखा है कि भाई ये सब समस्याओं का निदान करिए। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस भी असेसमेंट के लिए आप चले जाइए ऑफिसर के पास, पहले उसकी नीयत ये बनती है कि इसमें कहाँ हम चोरी पकड़े, कहाँ हम इसकी फॉल्ट पकड़े, कहाँ इसकी बेईमानी पकड़े, किस तरह से इसको क्लच में लें। व्यापारी को ये नीयत नहीं होती है कि इसकी यदि कोई भूल त्रुटि हुई है तो उसको सुधार के हम उसका पालन करवा दें और काम ठीक कर दें, ना पहले कैसे फंसा दें इसको। तो इस सब चीजों की बात यदि ऊपर तक जाए और ये उसमें कुछ सुधार हो जाए, जिससे व्यापारी वर्ग जो परेशान है, कोई बेईमानी करता है किसी का अकाउंट हेल्ड अप कर देते हैं, कोई जीएसटी पेमेंट नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में आप क्रिमिनल केस करिए, उसको ले जाइए बिहाइंड द बार। जो दिया है टैक्स उसको कहाँ परेशान करते हैं? यही बातें हैं हमारी। तो श्री विश्वनाथ अग्रवाल जी ने कुछ बेसिक बातें बताई। उन्होंने कहा कि से जो समस्या है वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं उनको फिर से देना पड़ता है, दोबारा देना पड़ता है, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं गांव के अंदर में जो है उनको परेशान करते हैं। उनकी इतनी फॉर्मेलिटीज़ कर दी है उन्होंने कि वो परेशान होकर घूमता रहता है। वो उन्होंने कहा कि ये साइबर क्राइम है, जो अकाउंट हेल्डअप कर देते हैं, बिना मतलब का अकाउंट हेल्डअप हो गया, हमारे बैंक अकाउंट हेल्ड हो गए, इससे बड़े नुकसान हो रहा है। छोटी जो दुकान वालों को जो है उनको नुकसान हो रहा है, छोटे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है, खासकर छोटे मोटे, क्योंकि हर छोटे गांव में भी एक फूड स्टॉप की दुकान तो होगी, उन लोगों का कारोबार। ये जो समस्या है इसके कई बार हमने चेष्टा की प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को लिख करके, लेकिन कोई कारगर उपाय अभी तक देखा नहीं गया है। जब तक ये समस्या रहेंगी, टैक्स स्लैब छोटा कम बेसी होना वो अलग बात है, लेकिन इससे परेशानी का मुक्त मिलनी चाहिए, ऐसा कहना श्री विश्वनाथ अग्रवाल जी का। इस प्रकार हमने हमारे विनोद अग्रवाल जी से बात की, फिर हमने मुकेश पारिक से बात की, अभी विश्वनाथ जी से बात की। अब हम बात करेंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो सारे क्लाइंट की बात सुन के बाद में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी राय देता है, समझता है। तो हमारे बीच में सोनू जैन जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी। आप चूँकि लास्ट बैलेंस शीट के बाद में लास्ट तो आप ही का रिमार्क होता है, क्या रिमार्क देना चाहेंगे आप? सारी बातें सुन। आप सभी का ताजा टीवी के इस एपिसोड में यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है वो एक सिर्फ रेट में इसकी कमी हुई है ऐसा कुछ नहीं है, यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम है। इस कदम के अनुसार हमारे राजनीतिक कोष और आर्थिक वित्तीय संतुलन को, इन दोनों में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। वित्तीय घाटा अगर बोलते हैं कि हमने रेट को जो रिड्यूस किया है, जो हम 0%, 5%, 12%, 18% और 28% करके जीएसटी हम लेते थे। कुछ ऐसे गुड्स है जिन पे 28% जो लगता था, वो इस तरह की गुड्स है जिस पे अब 40% लिया जाएगा, क्योंकि वो हानिकारक है देश के लिए, तो उन पे 40% लिया जाएगा। और जो 12% है उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया जाएगा, 28% को रिड्यूस करके 18% कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही स्लैब बचेंगे, एक 5% और एक 18%। तो हमारा ये सरलीकरण हो जाएगा ताकि मध्यम वर्गीय, एमएसएमई और छोटे छोटे जो व्यापारीगण है वो इसका हिसाब किताब रख सके। ऐसे तो वो टैक्स में ही बड़े परेशान हो जाया करते थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आते थे। हमें याद है वह दिन जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, तो जितना भी वैट का काम है
वैट का काम बोलो या सेल टैक्स का काम बोलो, ये सारे काम, सर्विस टैक्स का काम बोलो, ये सारे काम एडवोकेट किया करते थे। लेकिन जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस लाइन में आना पड़ा और सारे जितने भी इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी GSTR1 है, 3B है, रिटर्न्स को फाइल करना है, उसको इनकम टैक्स से कैसे मैच करना है, क्योंकि इनकम टैक्स में ऑटोमेटिक जीएसटी जो हम भरे हैं 3B में हमने जो डिटेल दी है ऑटोमेटिक रिट्रीव हो जाती है और इनकम टैक्स वालों को पता चल जाता है कि इनकी सेल्स कितनी है। तो अब लोग सोच रहे 1.7 लाख करोड़ का जो घाटा रेट के रिड्यूस से होगा, तो वो घाटा एक्चुअल में घाटा नहीं है। सरकार कभी घाटे में रहने वाली नहीं है। सरकार को तो ये जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनका अभी दाम घटा है, उस ज़रूरत की चीज़ों की उनकी ज़्यादा खपत होगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स बढ़ेगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 18% अगर जीएसटी लगाती है तो सीजीएसटी में 9% और एसजीएसटी में 9% इस तरह से मिलता है। तो अब जब रेट में कमी आएगी, असेंशियल गुड्स जो 12% है वो 5% की स्लैब में अगर चले जाते हैं, तो बहुत सारे गुड्स है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे कि सूखे मेवे है, प्रेशर कुकर है, ब्रांडेड नमकीन है, कंप्यूटर है, टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, साबुन है, हेयर ऑयल है, गीजर है, सिलाई मशीन है, एंटीबायोटिक है, पेन किलर दवाई है, प्रोसेस्ड फूड्स है, स्नैक्स है, फ्रोजन सब्जियां है, ये सारे की स्लैब अभी जो 12% पे चल रही है वो 5% पे आ जाएगी और जो 28% पे छोटी छोटी कारें हैं वो 18% पे आ जाने की संभावना प्रतीत होती है। LIC हेल्थ इंश्योरेंस, इन पे जो 18% जीएसटी लगता है वो अब 5% या फिर वो 0% पे भी जाने की संभावना है। ये 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, तब कुछ पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट को कहाँ रखा जा रहा है। घरेलू अप्लायंसेस, फ्रीज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन सबकी स्लैब 28% से घटा के 18% कर दी जाएगी। तो मध्यम वर्गीय और छोटे व्यापारी और छोटे जो घरेलू जो जन है उनके पास भी कैश फ्लो पैदा होगा और वो कुछ कैश को मार्केट में छोड़ेंगे। इससे टर्नओवर बढ़ेगा और टर्नओवर बढ़ने से सरकार को इनकम टैक्स मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अभी जो जीएसटी हम लगाते हैं यहाँ पे भारत में, इतना ज़्यादा जो 28% का जीएसटी है, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में 15% जीएसटी है, चाइना में 13%, इंडोनेशिया में 10%, जापान में 10%, पाकिस्तान में 17%, सिंगापुर में 9%, थाईलैंड में 7%, साउथ कोरिया 10%, फ्रांस में 20%, जर्मनी में 19%, यूके में 20%, न्यूजीलैंड 15%, साउथ अफ्रीका 15%, ऑस्ट्रेलिया 10%। तो हमारे पास जो 28% का स्लैब है वो सबसे ज़्यादा है। इस स्लैब को लेकर के यदि न्यायपूर्ण टैक्स जनता पे नहीं होगा तो जनता कैसे कंधे से कंधे मिला करके चलेगी, मेक इन इंडिया किस तरह से सफल होगा। तो इन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जीएसटी की रेट को कम किया जा रहा है। और अभी आपने शेयर मार्केट की प्रतिक्रिया नहीं देखी है, वो दिवाली में आप देखिएगा कि किस इंडस्ट्री को क्या मिला, किस इंडस्ट्री को, सीमेंट इंडस्ट्री में कितना % की जीएसटी घटी, उस कारण से उसके शेयर्स में कैसे उछाल आया। तो ये प्रतिक्रिया अभी हमें देखनी है जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी तो बात हुई है और हमें ये सारा जो गिफ्ट मिलेगा दिवाली बम्पर, उस समय आप शेयर मार्केट का प्रतिक्रिया देखना कि शेयर मार्केट इसको किस रूप में ले रहा है और किस किस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की जीएसटी रेट कम हो रही है। वो सारे इंडस्ट्रीज के शेयर्स किस तरह से शेयर मार्केट में अपना बढ़ा करके आप लोगों को इसकी खुशहाली नज़र आने वाली, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। सोनू जैन ने शुरुआत की थी कि भाई ये राजनीतिक कदम और जो अर्थनीति है उसको एक संतुलन बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जब तक दिवाली में जब लागू हो जाएगा तब पता लगेगा कि ये किसको कितना लाभ मिला है, उसको किस रूप में जो कॉर्पोरेट सेक्टर लेगा, ये उसकी जानकारी उस वक्त मिलेगी। तब तक के लिए हमको शायद वेट करना चाहिए, उनका कहने का अर्थ ये है। इस प्रकार हमने अपने चारों प्रतिभागियों से बात की और इसके अन्य कुछ बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे अपने दूसरे दौर में। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन।
सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं जीएसटी में राहत किसको कितना मिला, किसको कितनी राहत मिली, और हमारे चारों प्रतिभागियों ने पहले दौर में कई बातें रखी हमारे सामने। अब हम उसके कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बातचीत करेंगे। इसकी शुरुआत हम फिर से विनोद अग्रवाल जी से करते हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें एक जो किया कि भाई तंबाकू और जो लग्जरी चीज़ें हैं उस पर 40% टैक्स बढ़ाएंगे, वो क्या चीज़ है इसमें? इसको देखिए, गवर्नमेंट ने कहा सिन टैक्स, SIN टैक्स, माने ऐसे उत्पादन, ऐसे प्रोडक्ट जो कि व्यक्ति के लिए, समाज के लिए हानिकारक है, उसको गवर्नमेंट चाहती है उसका कंजम्पशन कम हो। तो उसका एक तरीका है, उस पर अगर रेट बढ़ा देते हैं तो शायद कंजम्पशन कम हो जाएगा, लोगों को उसके प्रति अट्रैक्शन कम रहेगा। तो ये एक वेलकम स्टेज है। ये शुरू से जब मैंने गवर्नमेंट का बजट आता है या कोई भी जब टैक्स स्ट्रक्चर निकाला जाता है तो गवर्नमेंट हमेशा इनको ध्यान रखती है कि भी शराब है, सिगरेट है, या जो अदर जो लग्जरी आइटम वगैरह है, जो कि उनसे ज़्यादा पैसा लेकर हम जो टैक्स रेट कम कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस करने का कॉम्पेंसेशन करती है उसको, मतलब। हाँ, दूसरी जो बात मैंने देखा कि जो अपने जो प्रतिभागी हैं, विश्वनाथ जी अग्रवाल हैं, अपने मुकेश भाई हैं, इन्होंने जो अपनी पीड़ा दर्शाई है वो इस बात को बताता है कि कर बनाना, टैक्स बनाना, कोई भी स्कीम बनाना आसान है। उसका सबसे मुश्किल काम उसका इम्प्लीमेंशन। जब तक सरकारी कर्मचारी उसका ठीक से ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ना तो उसका लाभ कंज्यूमर को मिलेगा, ना व्यापारी वर्ग को मिलेगा। उल्टा एक जो अच्छे नीयत से सरकार जो प्रावधान लाती है उसका इम्प्लीमेंशन अगर सही नहीं होता है तो व्यापारी वर्ग के लिए वो कष्टकारक बन जाता है। तो सरकार की ईमानदारी तभी सफल होगी जब उसको जो क्रियान्वयन होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो। नहीं तो मुझे अभी जस्ट ख्याल आ रहा है, नेहरू जी कई बार बोलते हैं, स्थिति बात नहीं बनेगी कि जिंदगी भर ये खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना मनता रहा। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर है, कोई भी कानून है, कोई भी व्यवस्था है, उसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन होना, तभी जो कॉमन मैन है, एक साधारण आदमी है, व्यापारी वर्ग है, मैन्युफैक्चर वर्ग है, एक्सपोर्टर है, उसका वो सही लाभ उठा पाएंगे। और दूसरा, जैसे विश्वनाथ जी ने कहा, सरकार को व्यापारी वर्ग को एक माने नेगेटिव दृष्टिकोण से नहीं देखना है। हर व्यापारी चोर नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी में घपले होते हैं, वो 50 करोड़ के, 100 करोड़ के होते हैं। तो सरकार का भी जब इतना ज़्यादा अभी कंप्यूटराइज हो गया हर चीज़ों का, इतनी पारदर्शिता आ गई है, तो स्थिति क्यों इतनी बढ़ती है कि जब वो 100 करोड़ 200 करोड़ का होता है घोटाला तब मालूम पड़ता है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए। तो इसका जो लाभ है, जब घोटाले रुक जाएंगे और पैसा जब स्ट्रक्चर में आएगा तो जो टोटल कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा और सबको उसका लाभ होगा। विनोद जी के बाद हम अब बात करते हैं मुकेश पारिक से। मुकेश भाई, एक आपसे पूछनी बात थी, ये जो स्लैब कम हुआ है, खास कर कपड़े वालों को अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसको क्या आप कंज्यूमर को फ़ायदा करवाएंगे या आपको अकेला आपको फ़ायदा हो जाएगा? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीबन 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री से। और इसका जो जीडीपी में योगदान है कपड़े इंडस्ट्री का, करीबन 7 से 8% का जीडीपी में योगदान है। आपका प्रश्न ये है कि भाई ये जो टैक्स का जो बेनिफिट मिलेगा वो कंज्यूमर तक जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए, जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं वो लोग काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं और वहाँ किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं वो छोटे लाभ के पीछे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके अपने व्यापार को चलाते हैं। जब टैक्स कम होता है तो निश्चित रूप से रेट कम होंगी, और रेट जब कम होते हैं तो अपने आप ही चीज़ें जो है वो ग्राहकों को फ़ायदे में मिलता है। कुछ मैन्युफैक्चरर उस फ़ायदे की जगह नहीं दे करके वो अपनी क्वालिटी को अच्छा करेंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे और अच्छी चीज़ें दे करके वो अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करेंगे। सचमुच मैंने निसंदेह ये कर घटने से, मैंने यदि ये स्लैब बराबर होता है 5 और 18 का, तो निसंदेह
ये ग्राहकों को लाभ होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग, सरकार को इसके ऊपर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। यदि सरकार सही तरीके से इस पर अपना स्टेप लेकर के काम करती है तो सचमुच चीज़ें जो है वो सस्ती होंगी। एक और बात कहूँगा, यदि कर ज़्यादा रहते हैं, चाणक्य नीति के अनुसार यदि कर का बोझ ज़्यादा रहता है तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और आगे जिस प्रकार से हम लोगों से, साधारण जनता से जिस प्रकार से कर लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देश रुका हुआ था। आज ये सरलीकरण होगा, कुछ टैक्स कम होंगे तो निश्चित रूप से भारत मेक इन इंडिया की तरफ निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और ये चीज़ जो है वो एक मुकाम पर ला करके खड़ा करेगा। सरकार की मंशा है 2047 में विश्व की ताकत बनने की, तो मुझे साफ दिख रहा है कि यदि इस प्रकार के रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के रूप में यदि होते हैं तो सचमुच देश बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अभी हमने विनोद जी से और मुकेश जी से बात की उसके अन्य बिंदुओं पर। अब हम ब्रेक के बाद हम अपने बाकी अन्य दो प्रतिभागियों से बात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं जीएसटी में राहत किसको कितनी। अभी हमने अपने दूसरे दौर में हमने विनोद जी से बात की, मुकेश भाई से बात की। हम फिर बात करते हैं विष्णु जी अग्रवाल से। अग्रवाल जी, हम ये चाहते हैं कि जो फूड स्टॉक का जो मामला है, जो दुकानें हैं, उनमें जो छोटे व्यापारी है और बड़े व्यापारी हैं, उनके में क्या इसमें आएगा? कौन ज़्यादा लाभ होगा? बड़े व्यापारी को लाभ होगा कि छोटे व्यापारी को ज़्यादा लाभ होगा, या दोनों का लाभ होगा इससे? यहाँ पर तो हम लोग के हाथ में, मिडिल क्लास के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरर है तो वो रेट जीएसटी का घटाएगा तो हमारा तो अपने आप घट जाएगा। वो नहीं घटाएगा, उसको उसी कॉस्ट में बढ़ा देगा अपना सेल प्राइस, तो हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास इस समय सबसे ज़्यादा पिसने में है। अपर क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी प्रॉब्लम है सब मिडिल क्लास के पास में है, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे जीएसटी की हो, कोई डिपार्टमेंट की हो, जितनी प्रॉब्लम सब उनके पास ही है। वो इस समय पिस रहा है चारों तरफ से। मैन्युफैक्चरर रेट घटाएगा तभी हम घटा सकेंगे, वो नहीं घटाएगा तो हम कहाँ से घटाएंगे? और यदि टैक्स का रेट जीएसटी का घट भी गया और उसने अपना प्रोडक्शन प्राइस या सेल प्राइस बढ़ा दिया तो हमारे हाथ में क्या है? हमको तो उससे लेना है, फिर यहाँ बेचना है। इसलिए निवेदन गवर्नमेंट से है कि मिडिल क्लास की तरफ जो एकदम ध्यान नहीं जाता है गवर्नमेंट का, क्यों उनकी मीटिंग होती है फिक्की से, भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स से, बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भेंट होती है। हम लोगों से एक लिमिटेड है, कोई काम नहीं है कि हम लोगों की दर्द आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं, तो जो बनाने वाले तो फूड स्टॉक में तो मैन्युफैक्चरर किसान हुए, वो नहीं किसान नहीं है। इसके बाद में प्रोसेसिंग होता है। हमारे यहाँ इस स्टेट के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर चीज में 99% डिफिसिट है। दाल सब बाहर से आती, चीनी बाहर से आता, तेल बाहर से आता। तेल तो इस समय इंपोर्ट हो रहा है। एक आध तेल हमारे यहाँ बनता है सरसों तेल, बाकी पाम ऑयल बाहर से, सोया बाहर से, सनफ्लावर बाहर से। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो महीने भर भी नहीं चलेगा। सरसों तेल का और कोई रास्ता नहीं है। सरसों तेल यहाँ और बांग्लादेश और पाकिस्तान में बनते हैं। सरसों तेल छोड़ के बाकी सब तेल मैक्सिमम 90% सब बाहर से आते हैं। उसको फिर यहाँ ये लोग प्रोसेसिंग करते हैं, फिनिश गुड्स करके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तेल की, वो बेचती है। शुगर की जितनी ये सब मिले हैं, केवल दाल एक ऐसा प्रोडक्शन है जो वहां से आके वहां के जो अपर क्लास के व्यापारी हैं मुकामों में, एमपी में, यूपी में, वो उसको रीप्रोसेसिंग करके सेग्रीगेट करके तब बेचते हैं। उसमें तो अभी दाल में कोई टैक्स ही नहीं है। टैक्स तो है चीनी में, तेल में। ये बेनिफिट यदि, और उसमें हमको लगता है नहीं कुछ कम होगा, 5% ऑलरेडी है उसमें। उसको एब्सोल्यूट तो करेगा नहीं वो गवर्नमेंट, उनको 5% ही रहने देगा। तो ऐसा कुछ विशेष कोई चेंजेज हमारे फूड में आएगा ऐसा लगता नहीं। लेकिन इन परेशानियों से दूर नहीं होगे, व्यापारी बहुत परेशान है। आप लोग को अंदाजा नहीं होगा व्यापारी किस कदर मिडिल क्लास आदमी परेशान है। ये डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ चलते ही रहता है।
खास जो छोटे व्यापारी हैं वो ज्यादा दुखी है। मिडिल क्लास तो बहुत दुखी है। मिडिल क्लास ज्यादा दुखी है क्योंकि वो न नीचे है ना ऊपर में है। गरीबों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंसेंटिव है। कोई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। 80,000 करोड़ को ने कितने को दे रही है, वो फूड दे रही है। उनको सब कुछ है। मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं है। इसकी परिचर्चा हाई लेवल तक जानी चाहिए। आपके थ्रू जाए, अखबार के थ्रू जाए। आपको लगता है कि हमारी सरकार इस बात को जानती नहीं है? छोटी सी बात जानने के बाद में ये जैसे होता है ना, जैसे अडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र, उस तरीके का व्यवहार है इनके साथ। वोट की राजनीति में मिडिल क्लास का नहीं, वोट की राजनीति तो डेमोक्रेसी में होगी, देखिए वो अलग बात है। लेकिन आप जो बोलते हैं जनरल आदमी की समस्या है, तो कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर्स हैं, वो आते तो उनके नीचे से ही है, कोई ऊपर से तो नहीं आते वो हैं। वहां आने के बाद में ये भूल जाते हैं कि हमारी जमीन क्या थी। जमीन क्या थी। हाँ, आइए, अब आप पर भार सबसे सोनू जैन जी, बिकॉज यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी बात को समझ के क्या आप देंगे, अपना क्या रिमार्क लिखेंगे नीचे में कि भाई ये कहाँ गड़बड़ी है, ये कैसे इसका लाभ कैसे कंज्यूमर को मिले, मिडिल जो आप बता रहे हैं कैसे प्रॉब्लम होते हैं, आपका क्या सजेशन है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? और समापन करिएगा इससे। 2047 तक विकसित भारत का सपना केवल पुल, सड़कें, हवाई अड्डे ये सब बनाने से पूरा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि जीएसटी के रेट को कम किया जा रहा है। तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 2017 से जो इतने सारे रेट्स चले आ रहे हैं, उसी समय इसको सिंप्लिसिटी कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में टेक्निकल फॉल्ट्स इतने सारे आए, तब जाकर के ई वे बिल लाया ताकि इसमें चोरियां कम हो। पहले तो जीएसटी का सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो रहा है, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने आप मिल जाया करता था सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे। अब उसके बाद क्या होता है, एक आदमी, जैसे अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत बड़ी समस्या है, एक बार जीएसटी पे कर देते फिर दोबारा मांगा जाता है क्योंकि सामने वाले ने जीएसटी पे नहीं किया। सामने वाले ने जीएसटी पे नहीं किया तो उसके इनकम टैक्स रिटर्न में, उसके बैंक अकाउंट में वो पूरा रिफ्लेक्ट होगा। और इनकम टैक्स में बैंक अकाउंट वो पूरा पैन नंबर से सब कुछ लिंक्ड है। तो इनकम टैक्स वाले के पास ये पूरे डेटा है कि इनके पास कितना कलेक्शन हुआ और इन्होंने कितने पे जीएसटी दिया। फिर नोटिस आएगी कि आपने इतने रुपए के ऊपर जीएसटी पे क्यों नहीं किया। तो वो बच गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा लूप है। यहाँ जीएसटी और इनकम टैक्स की साइट्स कनेक्टेड है। बैंक अकाउंट में भी पैन नंबर दिया हुआ है। तो सारी चीज जो आधार में हम लोग बड़े प्रेम से पैन नंबर सभी लोग दिए हैं, और उस पर मोबाइल नंबर जो डाला हुआ है हमारा, उस मोबाइल नंबर से हम कुछ भी ट्रांजेक्शंस करते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शंस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाया करते हैं। हाँ बोलिए, जरूर। कितने हाईकोर्टों में केस हुए हैं, यदि ये इनकम टैक्स से लिंक है तो ये फिर क्यों उससे वसूला जा रहा है? यदि जो आदमी पेमेंट नहीं किया वो इनकम टैक्स से लिंक है, उनसे वसूला जाएगा, उनको बोला जाएगा, उनको नोटिस जाएगा, उनको नोटिस दिया जाएगा, लेकिन तब पर भी वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उधर भी पकड़ा जाएगा और इधर भी पकड़ा जाएगा। वही तो उसके दोनों साइड से सुनिए हमारी बात को, यही तो अनजस्टिफाइड है। जो आदमी आपको, जिसने गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव किया है कि आप इसको जीएसटी का पैसा दीजिए, उसको जीएसटी नंबर दिया है, तो वो अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट है। हमने उसको जीएसटी दिया है। आपको तो 22 दिन के बाद उसको हैमर करना है कि उसने जीएसटी पे किया है कि नहीं किया है, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ के 22 दिन के अंदर फ्री भी रिटर्न फाइल करता है। 22 दिन के बाद हमको करना, 22 दिन निकलना के बीच में वो जो वॉकआउट कर गया, बीच में आप उसको पूछिए कि हाँ आपने जीएसटी पे किया क्या। पूछने से नहीं होता है। तब ये इतने केस को हाई कोर्टों में नहीं जाते और उनके जजमेंट हुए हैं इन फेवर ऑफ द जो पेमेंट किया उसके फेवर में। फिर भी गवर्नमेंट की नजर नहीं खुल रही है कि जब हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि उनसे दोबारा लेना अनजस्टिफाइड है, उसके बाद भी गवर्नमेंट की नजर नहीं खुल रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। एक व्यक्ति ने एक बार दे दिया तो दोबारा कैसे देगा? हाँ, वही बात है। सिस्टम में बहुत लैकुना है, बहुत सारे जीएसटी में राहत किसको कितनी, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो अभी सामयिक विषय है, आज का मौजूद विषय है, जो कल हिंदुस्तान के हर व्यापारी, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मंझला हो, उन सब पर प्रभाव डालता है। उस विषय पर हमने काफ़ी चर्चा की, परिचर्चा की, उसके हर बिंदु पर बातचीत की। कैसे मिडिल क्लास को प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर उसका अगर कलेक्शन
उसका कम हो जाएगा तो उसको कैसे कॉम्पेंसेट किया, इन सारे बिंदुओं पर जितने भी संभावित चीज़ें थी सब पर हमने परिचर्चा की। आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। हम बहुत आभारी हैं श्री विश्वनाथ अग्रवाल जी के, श्री विनोद अग्रवाल जी के, श्री मुकेश पारिक जी के और श्रीमती सोनू जैन के, जिन्होंने इस विषय पर अपनी बात रख करके हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। हमारे दर्शक भी इस मामले में अगर कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tajatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।